सीधे 1598 के लंदन में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां थिएटर की दुनिया में एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी जिसने आने वाले इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे बेन जॉनसन के बेहद मशहूर नाटक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, बल्कि अपने वक्त का एक मैसिव ब्लॉकबस्टर हिट था। लेकिन सोचिए जरा, आखिर इस नाटक में ऐसा क्या खास था जिसने उस दौर के दर्शकों को इतना दीवाना बना दिया? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसके पीछे का पूरा जादू। तो सबसे पहले इस नाटक के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उस वक्त रेनेसांस काल में एक बहुत ही अजीब सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत चलता था जिसे ह्यूमर्स कहते थे। और जॉनसन ने क्या किया, उन्होंने इस पर एक पूरा नया सब जॉनर ही खड़ा कर दिया जिसे ह्यूमर्स कॉमेडी कहा गया। दरअसल इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। कहानी का हर मुख्य किरदार किसी न किसी एक ऐसी आदत, एक ऐसी धुन या ऑब्सेशन के आगे मजबूर है जो उसकी पूरी शख्सियत को कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो इन किरदारों की जिंदगी में ऐसी उथल-पुथल मचाती है कि देखने वालों को मजा ही आ जाए। जॉनसन ने अपने इस नाटक के शुरुआती प्रोलॉग में अपना मकसद बिल्कुल साफ कर दिया था। वो बाकी राइटर्स की तरह कोई बहुत बड़ी रोमांटिक फैंटेसी या बड़े-बड़े अपराध नहीं दिखाना चाहते थे। उनका गोल था आम जिंदगी को मंच पर लाना, वही भाषा, वही हरकतें और वही छोटी-मोटी बेवकूफियां जो आम लोग करते हैं। वो चाहते थे कि एरिस्टोटेलियन यूनिटीज यानी कहानी एक ही वक्त और एक ही स्थान पर घटी हो, उसको मानते हुए नाटक को बिल्कुल रियल और रिलेटेबल बनाया जाए। अब जब हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो सीधे चलते हैं इन किरदारों की उस अजीब और उलझी हुई दुनिया में जहां जासूसी और जलन ने गजब का क्योटिक माहौल बनाया हुआ है। यहाँ हमारे पास दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। मेन प्लॉट में मिलते हैं खूनोवेल से। ये एक बुजुर्ग पिता हैं जो अपने ही बेटे पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मजेदार बात यह है कि उनका अपना ही चतुर नौकर ब्रेनवॉर्म हर बार उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। और दूसरी तरफ एक सब प्लॉट है जहां किटली नाम का एक व्यापारी बेहद जलन और शक का शिकार है। उसे हर वक्त ये डर खाया जाता है कि उसकी पत्नी आवारा लोगों के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। एक तरफ शक की पिता की फेल होती जासूसी और दूसरी तरफ जलन में अंधा पति। ये पुरानी ग्रीक न्यू कॉमेडी के आर्केटाइप्स का एक बहुत ही लाइवली और रोचक चित्रण है। और इन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द एक पूरी ऐसी फौज खड़ी है जो बिल्कुल पागलों की तरह अपने अपने जुनून में डूबी हुई है। सोचिए, एक हमेशा गुस्से में रहने वाला सैनिक है कैप्टन बोबरडिल, एक भोला भाला गांव का लड़का मास्टर स्टीवन, खुद को बहुत बड़ा समझने वाले दिखावटी कवि, हमेशा चिड़ा हुआ पानी धोने वाला ओलिवर कोब, और आखिर में जस्टिस क्लेमेंट जैसा एक सुलझा हुआ जज। ये असंभव से किरदार नाटक में ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि आप पल के नहीं झपका पाएंगे। और अंत में यही जस्टिस क्लेमेंट आकर इन सबके धोखों और नाटकों का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत शायद इसके किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक जानकारी है जो इसके 1598 के ओरिजिनल प्रोडक्शन के साथ जुड़ी है। एक ऐसी कनेक्शन जिसने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या जॉनसन की इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ने आने वाले समय में विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज जैसे ओथेलो और हैमलेट को आकार दिया था? ये बात तो कंफर्म्ड है कि शेक्सपियर 1598 की उस ओरिजिनल कास्ट में बतौर एक्टर शामिल थे, पर क्या उस एक परफॉर्मेंस ने उनके आने वाले मास्टरपीसेस पर प्रभाव डाला? इसका जवाब बिल्कुल हाल ही में सामने आया है। 2024 में डॉक्टर डैरेन फ्रीबरी जोन्स नाम के एक एकेडमिक स्कॉलर ने एक डीप टेक्सचुअल एनालिसिस की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शेक्सपियर ने असल में इस नाटक में उस शक्की और जलन से भरे पति थोरेलो, जिसे बाद में किटली कहा गया, उसका किरदार निभाया था। और इस किरदार को जीते वक्त उन्होंने ऐसी कई लाइन्स, कई वाक्यांश अपने अंदर समा लिए जो बाद में हमें ओथेलो, हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट जैसे महान नाटकों में देखने को मिले। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक कॉमेडी परफॉर्मेंस किसी की आने वाली ट्रेजेडीज का बेस बन सकती है। खैर, समय के साथ सिर्फ इस नाटक का असर ही नहीं बदला, बल्कि खुद नाटक का रूप और भौगोलिक स्थान भी बदल गया। अगर हम ध्यान दें तो जॉनसन ने स्टोरी की सेटिंग में एक बहुत ही बड़ा और विजनरी बदलाव किया था। जब 1601 में इस नाटक का पहला एडिशन, जिसे क्वार्टो कहते हैं, पब्लिश हुआ, तब ये कहानी इटली के फ्लोरेंस शहर के एक धुंधले से माहौल में सेट थी। लेकिन 1616 आते आते जब जॉनसन ने अपना डेफिनेटिव फोलियो संस्करण निकाला तो उन्होंने पूरी की पूरी कहानी उठाकर सीधे लंदन में शिफ्ट कर दी। किरदारों को देसी अंग्रेजी नाम दे दिए गए और धुंधली डिटेल्स की जगह लंदन की रियल और स्पेसिफिक गलियों ने ले ली। इस एक कदम ने कहानी को अंग्रेजी दर्शकों के लिए पूरी तरह से रियल बना दिया। और शायद इसीलिए ये नाटक कभी भुलाया नहीं जा सका।
सदियों तक थिएटर की दुनिया के सबसे बड़े सितारों ने इसे बार बार मंच पर वापस लाया। अगर हम इसके सफर पर नजर डालें तो ये सच में एक लंबी और रोचक टाइमलाइन है। 1598 के धमाकेदार प्रीमियर के बाद 1675 में किंग्स कंपनी ने इसे फिर से जिंदा किया, पर इसकी सच्ची वापसी हुई 1751 में, जब डेविड गैरिक ने इसमें कुछ जबरदस्त बदलाव किए, और उसके लगभग एक सदी बाद 1845 में एक ऐसा प्रोडक्शन आया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, जिसमें महान लेखक चार्ल्स डिकेंस खुद मंच पर थे। चलिए 1751 वाले रिवाइवल की बात करते हैं, क्योंकि वहां डेविड गैरिक ने सच में कमाल कर दिया था। गैरिक ने नाटक का पूरा फोकस किटले की उस भयंकर जलन पर ला दिया। उन्होंने यहां तक कि एक नया सीन भी जोड़ दिया जहां किटली घबराहट और शक के मारे कॉब से जानकारी उगलवाने की कोशिश करता है। दर्शकों ने इस नए सीन को इतना पसंद किया कि किटले का किरदार गैरिक का एक सिग्नेचर रोल बन गया। हकीकत तो यह है कि 18वीं सेंचुरी के अंत तक आलोचक ये मानने लगे थे कि इस नाटक की नई लोकप्रियता पूरी तरह से गैरिक के अकेले के दम पर थी। और फिर आता है 1845 का वो बेहद ही असाधारण रिवाइवल, जिसे शायद इतिहास का सबसे अनोखा प्रोडक्शन कहा जा सकता है। इसमें महान अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन शुरू किया। और क्या आप गेस कर सकते हैं डिकेंस ने कौन सा रोल किया? उन्होंने कैप्टन बॉबरडील का किरदार निभाया, एक ऐसा किरदार जो उनके खुद के लिखे हुए एक्सेंट्रिक कैरेक्टर से काफी मिलता जुलता था। उनके दोस्त जॉर्ज क्रुकशैंक बने ओलिवर कोबन और जॉन फॉस्टर ने थॉमस किटली का किरदार निभाया। ये प्रोडक्शन इतना हिट रहा कि ये 2 साल तक अलग अलग मौकों पर दोहराया गया। तो अब इन सभी पहलुओं को देखने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर कैसे एक 400 साल पुरानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आज भी उन महान साहित्यिक कामों में अपनी गूंज बनाए हुए है जिन्हें हम इतना पूछते हैं। जॉनसन का ये मास्टरपीस हमें सिखाता है कि कला कैसे काम करती है। वो हमेशा दूसरी कलाओं से उधार लेती है और फिर आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है, चाहे वो शेक्सपियर पर पड़ने वाला प्रभाव हो या सदियों तक स्टॉलवर्ड्स द्वारा इसे वापस लाना। उम्मीद है आपको इस ऐतिहासिक सफर में मजा आया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है।